एपिसोड 4। हम नई भर्ती को लेकर राजवाल वापस पहुंचे तो वाली जी कोसपुर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। वो भर्ती के सिलसिले में मेरी कारकर्दगी से खुश हुए और 500 रुपए नकद इनाम दिया। हवेली में गाड़ी के नाम पर बस एक जीप थी। ये पुराने मॉडल की लैंड रोवर थी। उसका ड्राइवर सूफी असलम ज्यादातर उसे ठीक ठाक कराने में ही मसरूफ रहता था। वाली जी सफर के लिए आमतौर पर घोड़ा या तांगा ही इस्तेमाल करते थे, मगर आज ये जीप जरा चमकी हुई थी और सफर के लिए तैयार नजर आती थी। जीप को स्टार्ट हालत में देखने के लिए राजवाल के बहुत से बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। सूफी असलम जीप को अंदर बाहर से चेक कर रहा था, जैसे ये जहाजों और सूफी असलम पायलट। मेरे और अस्करी के अलावा 2 अफराद और थे जिन्हें घोड़ों पर सवार जीप के पीछे रहना था। अस्करी के पास राइफल थी, मेरे पास पिस्तौल, जबकि बाकी 2 अफराद लाठियों और छोटे दस्ते की कुल्हाड़ियों से मुसल्ला थे। हम 12 बजे के करीब रवाना हुए। जीप में वाली जी, हामिद, रौनक अली और बेगम जी के अलावा उनकी कोई रिश्तेदार औरत भी थी। उसके अलावा हेड मुलाजमा फिरोजा थी, जो हमेशा से ज्यादा चौकस नजर आती थी। बेगम जी ने शाल लपेटी हुई थी, ताहम अंदाजा होता था कि वो जरकबट लिबास में मलबूस हैं। जीप में दाखिल होते वक्त उन्होंने मुझे देखा। निगाहों के टकराव से जैसे एक शोला सा लपक गया। ये बड़ा मजेदार सफर था। कच्चे पक्के रास्ते, कमाद, मकई और सरसों के खेत। उन खेतों पर फैली हुई सर्दियों की धूप और हल्की हवा जो जीप की उड़ती हुई गर्द को हमारी तरफ लाने के बजाय बाएं तरफ धकेल देती थी। मैंने अस्करी के बराबर में घोड़ा दौड़ाते हुए कहा, चाचा, दिन बड़े छोटे हैं, अभी शाम हो जाएगी। क्या हम चानन चानन में कोसपुर पहुंच जाएंगे? हो सकता है, पर तुम तो कहते थे रास्ते में किसी चौधरी रमजान के घर भी रुकना है। मुझे लगता है अगर हमें वहां से निकलने में देर हो गई तो फिर आज रात वहीं रहेंगे, बाकी का पेंडा कल कर लेंगे। हमारे घोड़े किसी जगह जीप के करीब पहुंच जाते तो हामिद खिड़की में से सर निकालता और पुकारता, मास्टर जी। मैं हाथ हिलाकर उसे जवाब देता। एक नहर की पुली पर से गुजरते हुए उसने मुझे इशारे से करीब बुलाया। मैं घोड़ा बढ़ाकर पास गया तो उसने केलों का एक गुच्छा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मास्टर जी, काफ केला, वो शौकी से बोला। मेरा अंदाजा था कि सफर में वाली जी को किसी तरह का खतरा भी था। जाहिर है कि इलाके में उनके सज्जन दुश्मन मौजूद थे। खतरा वाकई मौजूद था और ये पेश भी आया, लेकिन ये ऐसा खतरा था जिसके बारे में वाली जी ने सोचा तक न होगा और ना ही हमारे जहनों में था। ये बिल्कुल और तरह का खतरा था और बिल्कुल अचानक सामने आया। उसे हादसा भी कहा जा सकता है। रास्ते में एक जगह छोटी नहर के किनारे बड़ा अच्छा मंजर था। कीकर और टहली के दरख्तों के नीचे दूर तक सरसों के सब्ज और जर्द खेत बिछे हुए थे। बच्चे गुलेलों के जरिए चिड़िया मारते फिर रहे थे। साइफन में कुछ लोग ठिठरे हुए पानी के अंदर जाल से मछलियां पकड़ रहे थे। जरा कमर सीधी करने के लिए सब लोग जीप में से निकल आए। हमने घोड़े कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे रोक दिए और उनको भी ताजा दम होने का मौका दिया। मैं गाहे बगाहे कनखियों से बेगम जी को देख लेता था। यूं लगता था वो इस माहौल से बहुत खुश हैं। उनके अंदर तरंग सी जागी हुई थी। फिर उन्होंने जूती उतारी और ताजों के साथ नहर के ठंडे पानी में पाँव डुबोकर बैठ गई। वाली जी की मध्यम आवाज हमारे कानों तक पहुंची। वो बीवी को कह रहे थे, ठंड लग जाएगी, वापस आ जाओ। उन्होंने शायद मुस्कुराते हुए सुनी अनसुनी कर दी। दफातन चिल्लाने की जोरदार आवाज आई। ये छोटा हामिद था। वो बेगम जी और जीप के दरमियान था। हम बेगम जी से कुछ फासले पर थे। हामिद के चिल्लाने की वजह शहद की मक्खियां थी। मेरा दिल धड़क उठा। शरारती हामिद ने मक्खियों के एक बड़े छत्ते में पत्थर दे मारा था। अब मक्खियां सनसनाती हुई उस पर झपट रही थी। ये बड़ी मक्खियां थी। हामिद ने चिल्लाते हुए जमीन पर एक लोट लगाई। बेगम जी ने देखा और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उनकी झपट में एक माँ की सारी बेकरारी शामिल थी। हामिद तो दौड़कर जीप में घुस गया, मगर बेगम जी की कमीज कांटेदार झाड़ियों में फंस गई। वो घुटनों के बल गिर गई। मक्खियों का हमला खौफनाक था। मेरे साथी घुड़सवार इस्तरारी तौर पर मुखालिफ सिमत में भागे। उनमें से 2 ने नहर में छलांगे लगा दी। ताजो भी नहर में कूद गई। मक्खियों की अलगार से बचने के लिए जीप का दरवाजा बंद हो गया था। चंद सेकंड के लिए बेगम जी जीप और नहर के दरमियान बिल्कुल तन्हा नजर आई। मैं दीवानावार आगे बढ़ा। 15-20 कदम का फासला तय करते करते मैंने अपनी मोटी गर्म चादर अपने जिस्म से उतार ली थी। मैंने ये चादर बेगम जी के ऊपर फेंकी और उनका बालाई जिस्म ढांप दिया। जीप की गर्द से बचने के लिए हमने अपने चेहरों पर मंडासे बांध रखे थे। मेरा चेहरा तो बचा रहा, मगर मक्खियां ठक ठक की आवाज के साथ मेरे हाथों और सीने से टकराईं। ये बड़ा तकलीफदेह डंक होता है। ताहम उस वक्त मेरा सारा ध्यान बेगम जी की तरफ था। कांटेदार खुश्क झाड़ियों ने उन्हें पकड़ा हुआ था। मैंने जोर लगाकर उन्हें अपनी तरफ खींचा। उनकी रेशमी कमीज पहलू से बगल तक फटती चली गई। मैंने उन्हें अपने कलावे में ले लिया और चादर समेत उन्हें जीप के अंदर पहुंचा दिया। वो अपने पांव पर चलकर ही गई थी, ताहम उनका 3/4 वजन मेरे बाजुओं पर था। वाली जी ने मुझे भी जीप के अंदर खींच लिया। चंद मक्खियां भी अंदर घुसी। उन्होंने 2-4 जगह डंक भी चलाए, मगर उन्हें मार दिया गया। बेगम जी ने अपने ऊपर से चादर हटाई। उनका पहलू ऊपर तक उड़िया नजर आ रहा था। उन्होंने अपने जरी लिबास को छुपाने के लिए चादर फिर से अपने ऊपर लपेट ली। तुम ठीक तो हो ना? बेगम जी ने हामिद को सरतापा टटोला। उसने रोते हुए इस बात में सर हिला दिया।
वो फसाद की जड़ था, ताहम मुअज़्ज़ाना तौर पर उसे एक दो डंकी लगे थे। खुशी और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ बेगम जी ने उसे कई तमाचे रसीद किए। खबीस, उल्लू का पट्टा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिरोजा ने हामिद को खींच लिया। मेरे हाथों और छाती पर डंक लगे थे। वाली जी ने पुरतशवीश लहजे में कहा, तुम्हें तो काफी काटा है। ड्राइवर असलम जीप को चलाकर नहर के किनारे ले आया। मक्खियां मुंतशिर हो रही थी। गुलेलों से शिकार करने वाले बच्चे भाग गए थे। दूर साइफन पर मछलियां पकड़ते हुए देहाती भी खौफजदा दिखाई दे रहे थे। ताजू तैराक थी। वो थोड़ी तक पानी में डूब कर बैठी हुई थी। जब खतरा टल गया तो वो बाहर निकल आई और भीगे कपड़ों के साथ भागकर जीप में घुस आई। ड्राइवर ने एक सीट के नीचे से लोहे की एक बड़ी सी चाबी निकाली। रौनक अली ने कहीं से एक पाना ढूंढ लिया। जहां डंक लगे थे वहां लोहे के औजारों को रगड़ा जाने लगा। मैं जीप से बाहर निकल आया। अस्करी ने कहा, तुम्हारा घोड़ा कहीं भाग गया है। वो वाकई नजर नहीं आ रहा था। बाकी दो घुड़सवारों से ढूंढते फिर रहे थे। करीबन आधे घंटे की भागदौड़ के बाद घोड़ा दस्तयाब हुआ। उससे काफी डंक लगे थे। हमने चुन चुन कर ये डंक निकाले। उसकी हालत मजीद सफर के काबिल नहीं थी। वो मुसलसल उछल रहा था और बेकरारी का इजहार कर रहा था। आंखें सूजन से बंद होती जा रही थीं। मैंने वाली जी से कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे लेकर वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम साथ रहोगे, वो जल्दी से बोले। फिर उन्होंने अस्करी के एक साथी को हिदायत की कि वो जख्मी घोड़े को लेकर वापस चला जाए। रौनक अली और ताजो के सिवा तकरीबन सभी के चेहरे महफूज रहे थे। रौनक अली की उसी आंख के नीचे डंक लगा था जो कुछ अरसे पहले झगड़े में भी जख्मी हुई थी। उसकी ये आंख एक बार फिर बंद होती जा रही थी। ये अजीब इत्तेफाक था। सूरत हाल की संगीनी के बावजूद मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। हम करीबन 1 घंटे के बाद वहां से रवाना हुए और रात के 8 बजे के करीब चौधरी रमजान के गांव पहुंच सके। चौधरी मलिक रमजान वाली जी के दोस्त अहबाब में से एक था। मैंने अंदाजा लगाया कि वाली जी और बेगम जी यहाँ पहले भी आते जाते रहते हैं। इसका सबूत यह था कि हामिद ने यहाँ पहुंचते हवेली के लंबे लंबे वरांडों में भागदौड़ शुरू कर दी थी और अहले खाना से घुल मिल गया था। हमें हवेली के रहायशी हिस्से के साथ ही वाक़ई छोटे से मेहमान खाने में ठहराया गया। जानवरों को चारा वगैरह डाल दिया गया था। हमारे जख्मों की मरहम पट्टी के लिए मकामी हकीम फौरन पहुंच गए। मेरी छाती और बाजुओं पर जगह जगह चूना लगाया गया। खाने के लिए दवा दी गई। बुखार हो जाएगा मगर परेशान न होना, हकीम ने तसल्ली दी। बुखार तो हो चुका है। मैंने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है प्यारे, आगे आगे देखो होता है क्या। ये रौनक अली की आवाज थी। वो मुझे आंख मारता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन नहीं, वो आंख नहीं मारा था। उसकी आंख तो वैसे ही बंद हो गई थी। वो मेरी तीमारदारी के लिए आया था, लेकिन आधे पौन घंटे तक अपने ही सुनाकर चला गया। मेरी हौसला अफजाई की उसने सिर्फ एक बात की और वो ये थी कि वाली जी मुझसे बहुत खुश हैं। रात तक मुझे खासा तेज बुखार हो गया। खाने पीने को भी दिल नहीं चाह रहा था। मलिक रमजान ने खाने में जितना भी तकल्लुफ किया था सब धरे का धरा रह गया। रात 10 बजे के करीब वाली जी और बेगम जी मलिक रमजान के हमरा मेरी मिजाज पुरसी के लिए आए। वाली जी ने कहा, अगर तकलीफ ज्यादा है तो तुम्हें शहर भेजने का इंतजाम कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा। मैं जल्दी से बोला, मुझे हरगिज कबूल नहीं था कि मैं इस खुशगवार सफर से अलहदा कर दिया जाऊं, अपने घोड़े की तरह। 10-15 मिनट मेरे पास बैठकर वाली जी उठ गए। बाकी भी चले गए। मैं कमरे में अकेला रह गया। वाली जी की मौजूदगी में मैंने अपनी कराहें रोकी हुई थी, मगर उनके जाने के बाद मैं फिर से हाय हाय करने पर मजबूर हो गया। दर्द काफी ज्यादा था। अचानक मुझे एक बार फिर खामोश होना पड़ा। बेगम जी दोबारा कमरे में दाखिल हो रही थी। उनके साथ हामिद भी था। उसके एक बाजू पर भी 2-3 जगह चूना लगा हुआ था, ताहम वो अपनी पूरी मस्ती में था। ये कहता है कि मैंने मास्टर जी का पता लेना है। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अब लो ना पता, बेगम जी ने उसे ठोका दिया। वो थोड़ी देर शरारत से मुस्कुराता रहा, फिर एकदम खिलखिलाकर हंसा और वापस भाग गया। हामिद, हामिद, बेगम जी उसे पुकारती रह गई। बड़ा शैतान बच्चा है, बेगम जी ने अफसोस के अंदाज में कहा। नहीं नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। मैंने बेगम जी को तसल्ली दी, लेकिन दिल ही दिल में मैंने भी वही कहा जो उन्होंने कहा था। बड़ा शैतान है, बल्कि शैतान के भी कान काटता है। बेगम जी अभी तक मेरे सिरहाने खड़ी थी। बुखार ज्यादा तो नहीं है? उन्होंने जरा झिझकते हुए पूछा। इससे पहले कि मैं जवाब में कुछ कहता, वो जरा सा झुकी और उनका नर्म गुदाज हाथ मेरी पेशानी पर आ गया। वो चंद लम्हे थे, मगर जैसे सदियों की तासीर रखते थे। मुझे लगा उनके हाथ का लम्स मेरी रूह तक उतर गया। फिर वो तेजी से बाहर निकल गई, जैसे वो कुछ और कहना सुनना नहीं चाहती थी। मैं सारी रात उस वाक़े के असर में खोया रहा। उस लम्स को 1000 हाँ मायने पहनाता रहा और खुद ही रद्द करता रहा। मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि दर्द और बुखार से इतनी जल्दी फाका होगा। बहरहाल अगली सुबह 10 बजे के लगभग मैं सोकर उठा तो खुद को काफी बेहतर महसूस किया। अब पता नहीं ये बेगम जी के हाथ के लम्स का असर था या कोई और वजह थी। 12 बजे के लगभग हम उस गांव से अपनी असल मंजिल की तरफ रवाना हो रहे थे।
हकीम साहब ने मुझे ढेर सारा पानी पीने का मशवरा दिया था। वाली जी ने मिट्टी की 2 छोटी सुरहियां साफ मीठे पानी से भरवाई और एक मुहाफिज के घोड़े पर लदवा दी। ये मुहाफिज यहीं से हमारे साथ साथ रवाना हो रहा था। मुझे सख्ती से हिदायत की गई कि मैं गाहे बगाहे ये पानी पीता रहूं। वाली जी और उनकी बेगम दोनों मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। खास तौर से कल के वाक़े के बाद उनकी तवज्जो मजीद बढ़ गई थी। ये बात तय है कि जब मालिक किसी नए मुलाजिम को जरूरत से ज्यादा तवज्जो और अहमियत देते हैं तो उसके इर्द गिर्द उसका कोई ना कोई हासिद भी पैदा हो जाता है। मेरी बड़ी एहतियात के बावजूद भी मेरे 1-2 हासिद पैदा हो रहे थे। उनमें से एक हासिद साहब बाकायदा हमारे हमसफर भी थे। उनका जिक्र मैं आगे चलकर करूंगा। हम रात 10 बजे के लगभग कोसपुर पहुंचे। यहाँ एक बड़े जनरेटर के जरिए लाइटिंग वगैरह का इंतजाम किया गया था। चौधरी की कोठी नुमा हवेली रंग बिरंगे कुमकुमों से सजी हुई थी। गांव की 2-4 गलियां भी रोशनी से आरास्ता की गई थी। ढोलक बज रही थी। नाच गाने की सदाएं दूर ही से कानों में पड़ने लगी थी। हमारा इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके से किया गया। वाली जी और अहले खाना कोठी नुमा हवेली में चले गए। हमें मेहमान खाने में पहुंचा दिया गया। यहाँ तवील बरामदों में साफ सुथरे बिस्तर लगे हुए थे। मिट्टी की अंगीठियां दहक रही थी और हुक्के भी अपनी बहार दिखा रहे थे। पहले हमारी तवाज़ो हस्बे रिवाज दूध जलेबी से की गई, फिर देगी खाना आ गया। रात मजे में गुजरी। अगले रोज तक मेरी तबीयत बिल्कुल फिट हो गई। जो रही सही कसर थी वो बेगम जी यानी बेगम बिल्किस की दीद ने पूरी कर दी। यहाँ पहुंचते बेगम जी को अहमियत हासिल हो गई थी। आज शाम मेहंदी की रस्म थी। पहले लड़की वालों ने मेहंदी लेकर आना था। लड़की वालों को जज करने के लिए कौन कौन से गाने गाए जाएंगे और उन्हें किस किस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी, ये सारी मंसूबाबंदियां बेगम बिल्किस और उनकी एक छोटी बहन फरजाना की हिदायत में ही परवान चढ़ रही थी। कभी वो औरतों और लड़कियों के साथ गानों की रिहर्सल करती नजर आती, कभी मेहंदी घोटने वालियों का हाथ बटाती दिखाई देती थी। दोपहर के वक्त मैंने बेगम बिल्किस को हवेली की छत पर देखा। वहाँ वो लड़कियों के साथ ओढ़नियों और चादरों को बसंती रंग में रंग रही थी। चाचा अस्करी बोला, देख रहे हो बेगम जी को, हर जगह यही चमकती नजर आती हैं। लगता है कोई अल्हड़ कुड़ी हो। आमतौर पर तो ये चुपचाप ही रहती है। असल में अपनी हवेली के अंदर सभी इनसे बड़े हैं। बाली जी भी अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। बाहर घूमना फिरना कम है। इसीलिए जब भी कोई ऐसा खुशी का मौका होता है ये एकदम खिल उठती हैं। वैसे तबीयत की बहुत अच्छी है ये कुड़ी, सब तारीफ करते हैं। ये मेरी गर्म चादर देख रहे हो ना, ये मेरे लिए स्पेशल वजीराबाद से लेकर आई थी। हर किसी का ख्याल रखती हैं। माली गुलाब बिन की 4 बेटियां हैं, उनमें से 3 के हाथ इसी की कोशिश और मदद से पीले हुए हैं। शाम होते ही मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। लड़की वाले भी इसी गांव के थे। रंग बिरंगे कपड़ों वाली लड़कियां और औरतें तेजी से हवेली के अंदर आने जाने लगी। लालटेनों और मोमबत्तियों की रोशनी में उनका सुर्खी पाउडर और गहने चमक दिखा रहे थे। रेशमी लाचों और कुर्तों वाले देहाती लड़के पटाखे फोड़ रहे थे और कभी कभी हवाई फायरिंग भी करते थे। फिर जनरेटर चल पड़ा और रोशनियों रंगों में इजाफा हो गया। इस सारे हंगामे में मेरी निगाह सिर्फ और सिर्फ बेगम जी को ढूंढती थी। पता नहीं क्यों मैं देखना चाह रहा था कि वो बनठन कर कैसी लगती हैं। कुछ देर बाद लड़की वाले आ गए। हंगामा उरूज पर पहुंच गया। नाच का मुकाबला हुआ, गाने गाए गए, एक दूसरे पर आवाजें कसे गए। ढोलक तो लगता था आज फटी जाएगी। आखिर में मेहंदी के लिए छीना छपटी हुई। तहम ये सब कुछ जनान खाने में था। हम सिर्फ आवाजें सुन सकते थे। पूरी तकरीब खत्म हो गई मगर मैं बेगम जी की झलक नहीं देख सका। रात को मैं अफसरदा सा बिस्तर पर पड़ा था कि ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ताजू आई और उसने बेगम जी की तरफ से मेरे बुखार का हाल पूछा। अगले रोज दोपहर को मुझे मालूम हुआ कि वाली जी मुझे इसरार के साथ यहाँ क्यों लेकर आए थे। मालूम हुआ कि यहाँ मर्दाने के हाथे में लठबाजी का नुमाइशी मुकाबला है। वाली जी ने मुझसे पूछा, कैसी तबीयत है खबरें? बिल्कुल ठीक हो जी, थोड़ा सा शुगल मिला हो जाए, जो आपका हुक्म हो। लो, तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि कैसा शुगल मिला, फट से कह दिया कि जो हुक्म। जब हुक्म आपका है तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर तारीफी नजरों से मुझे देखा। चौधरी मशूक के पास बड़े पाए के लठबाज हैं। उनमें से एक का नाम बिलाल है। सुना है तुमने ये नाम? मैंने नफी में सर हिलाया। अमृतसर का जट है, बड़े मुकाबले किए उसने, पर मुझे लगता है तुम उसे लठबाजी में हरा दोगे। अगर आप कहते हैं तो कोशिश कर लूंगा जी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसी लाठी चलाता है। इतनी को खास नहीं। वो क्या कहते हैं, अंधों में काना राजा। तुमसे पहले वो 1-2 मुकाबले और भी करेगा। उन मुकाबलों से तुम्हें उसके तौर तरीके का पता चल जाएगा। वाली जी ने अगले रोज का कहा था, मगर मुझे उसी रोज बिलाल के तौर तरीके का पता चल गया। वो हवेली के बागीचे में अपने 2 साथियों के साथ मशक में मसरूफ था। उसका कद काट बड़ा रोबदार था। 6.5 फुट से कम लंबाई नहीं होगी। छाती चौड़ी और बालों से भरी हुई थी। उसकी शक्ल देखकर ही काम बंदा दम बखुद हो सकता था, लेकिन देखने वाली आंख जब गहराई में देखती है तो खामियों खूबियों का पता चल जाता है। मैंने बिलाल को सिर्फ 5 मिनट तक देखा। मुझे अंदाजा हुआ कि उसका बायां कंधा दाएं कंधे की तरह तेजी से काम नहीं करता। यकीनन उसे माजी करीब में कोई चोट वगैरह लगी थी और यही चोट लठबाजी में उसकी खुफिया कमजोरी बन गई थी। अब वो अपने तजुर्बे के जोर पर अपनी इस कमी को पूरा कर रहा था। शायद वाली जी की बात दुरुस्त थी।
अंधों में काना राजा। मेरे दिल ने गवाही दी कि मैं आसानी के साथ उसे चित कर दूंगा। मगर उस रात एक मजेदार वाकया हुआ। बेगम बिल्किस की हमराज नौकरानी ताजो मेरे पास आई। मैं उस वक्त हवेली के पिछवाड़े खेतों में घूम रहा था। वो बोली, खावर, तुम्हारे लिए बेगम जी का खास सना है। सना यानी पैगाम। मेरा दिल धड़क उठा। कैसा सना? तुमको तो पता ही होगा, कल लठबाजी का मुकाबला हो रहा है। वाली जी तुम्हारा मुकाबला यहाँ के एक लठबाज बिलाल से करा रहे हैं। हाँ, मुझे पता है। तुम असल बात बताओ। असल बात यह भरा खावर कि बिलाल बेगम जी के पिंड का रहने वाला है। बेगम जी से उसकी दूर की रिश्तेदारी है। वो बेगम जी को बहन भी कहता है। तो फिर? वो राजदारी का अंदाज इख्तियार करके धीमे लहजे में बोली, दरअसल बेगम जी चाहती कि तुम बिलाल के साथ लड़ाई ना करो। उन्हें डर है कि वो तुमसे हार जाएगा और उसकी बेइज्जती होगी। मैं समझा नहीं। बेगम जी चाहती कि तुम बुखार शुखार का बहाना कर लो और इस मुकाबले में हिस्सा ना लो। मेरे दिल में फुलझड़ी सी छूटी। एक साथ दो तरह की खुशी महसूस हुई। पहली खुशी इस बात की थी कि बेगम जी ने मुकाबले से पहले ही मेरी बर्तरी को महसूस किया था। दूसरी ये कि उन्होंने मुझे इस काबिल जाना था कि अपनी हमराज मुलाजमा के हाथ पैगाम भिजवाया था। इसमें एक तरह की निहायत खुशगवार अपनायत का एहसास था। जाहिर है ये पैगाम बेगम जी का ही था। ताजो झूठ नहीं बोल सकती थी। मैंने ताजो से कहा, बेगम जी से कह दो कि बेफिक्र रहें। अगर उनका हुक्म है तो मैं कल नहीं लड़ूंगा। रात सोने से पहले मैंने खेस की वकल मारी और वाली जी को बता दिया कि मेरे बाजू और छाती में शदीद दर्द है और बुखार वाली कैफियत भी दोबारा महसूस हो रही है। वो बुझ से गए। वो कल के मुकाबले के सिलसिले में बड़े पुरजोश थे और उन्हें यकीन था कि मैं आसानी के साथ बिलाल को हरा दूंगा। वो बोले, तुम दवा वगैरह खाकर आराम करो। अभी तो 15-16 घंटे पड़े हैं। अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाओगे। मैंने सोचा, दुआ तो बीमार को ठीक कर सकती है, ठीक को कैसे ठीक करेगी? जाहिर था वाली जी के हिस्से में मायूसी ही आनी थी। मैं सुबह 10-11 बजे तक बिस्तर पर पड़ा रहा। छाती और बाजुओं पर जहां जहां मक्खियों के डंक लगे थे, जिल्द नीली हो रही थी। मामूली सा दर्द भी था, मगर मैंने उस दर्द को बढ़ा चढ़ा लिया और मुकाबले से रुखसत ले ली। वाली जी की मायूसी पर अफसोस तो हुआ, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैंने अपने 2 हासिदों का जिक्र किया था। उनमें से एक हासिद तो वाली जी के वही तायाजाद भाई चौधरी अजीज थे। ये हर अहम और गैर अहम मामले में टांग अड़ाना अपना फर्ज समझते थे। उन्होंने बाकायदा मेरे माथे पर हाथ रखा और बोले, बुखार वगैरह तो नहीं है, बल्कि मुझे तो एक कमजोरी लगती है, जिस्म ठंडा हो रहा है। रौनक अली ने भी मेरे माथे पर हाथ रखा। हाँ, पिंडा तो ज्यादा गर्म नहीं है। चौधरी अजीज ने तमस्खर उड़ाने वाले अंदाज में कहा, ये ठंडा बुखार है। कई लोगों को काम के वक्त चढ़ जाता है और खाने के वक्त उतर जाता है। चौधरी अजीज की बात तीर की तरह मेरे दिल में लगी, लेकिन मैं इस दर्द को छुपा गया। दोपहर के वक्त चौधरी माशूक की कोठी नुमा हवेली के सामने मैदान में लठबाजी के मुकाबले हुए। ये दिलचस्प मुकाबले थे। मेरा दिल हिस्सा लेने को मचल मचल जाता, लेकिन किसी से किए हुए वादे का पास भी तो करना था। उन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले अपने सर और चेहरे को बड़ी अच्छी तरह वजनी पकड़ियों में छुपा लेते थे। सर को चोट से महफूज रखने के लिए लोहे या तांबे की थाली भी पगड़ी के अंदर रखी जाती थी। ऐसे मुकाबलों में आमतौर पर खड़ी लाठी का इस्तेमाल फाउल होता, यानी लाठी को नेज़े की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ढोलची मुसलसल ढोल बजा रहे थे। 2 मुंसिफ लड़ाई का फैसला करते थे और कोई संगीन चोट लगने से पहले हरीफों को छुड़ा देते थे। ऐसे मुकाबले भी हुए जिनमें एक के मुकाबले में 2 या 3 बंदे आए। मेरी दस्तबरदारी के बाद बिलाल का मुकाबला चाचा अस्करी के सबसे खास शागिर्द नसरुल्लाह से हुआ। बिलाल ने एक मुख्तसर मुकाबले के बाद नसरुल्लाह को हरा दिया। नसरुल्लाह के हाथ से लाठी निकल गई और वो पुश्त के बल गिर गया। मेरे बाजुओं की मछलियां फड़कती रहीं और दिल में नक्कारा सा बजता रहा। बहरतौर किसी न किसी तरह ये वक्त गुजर ही गया। रात चांदनी थी। खाना वगैरह खाकर हम बैठे ही थे कि हवेली के अंदरूनी अहाते से वाली जी की लैंड रोवर जीप निकलती दिखाई दी। हमारे करीब आकर वो रुक गई। अंदर वाली जी और बेगम जी के अलावा रौनक अली, हामिद और मकामी चौधरी माशूक साहब की बीवी मौजूद थी। मालूम हुआ ये लोग करीबी टीले के खंडर देखने जा रहे हैं। उस जगह को मकामी जुबान में थे कहा जाता था और वहाँ सिखों के जमाने की कुछ टूटी फूटी दीवारें मौजूद थीं। हामिद शोर मचा रहा था कि वो मास्टर जी यानी मुझको भी साथ लेकर जाएगा। रौनक अली ने भी हामिद की आवाज में आवाज मिलाई। नतीजे के तौर पर मैं भी जीप के पिछले हिस्से में बैठ गया। यहाँ एक मुहाफिज पहले से मौजूद था। जीप हिचकोले खाती आगे बढ़ने लगी। मकई और कमाद के खेतों के दरमियान सफर करते हम जल्दी थे पर पहुंच गए। बेगम जी पर वही मस्ताना मूड तारी था जिसका मुजाहरा मैं पिछले 2 दिन से देख रहा था। वो बात बात पर हंस रही थी। अंदाजा हुआ कि इतनी सर्दी में रात के वक्त सैर सपाटे का प्रोग्राम बेगम जी के इसरार पर ही बना है। शायद चाचा अस्करी ठीक ही कह रहा था। बेगम बिल्किस को सैरो तफरी के मौके कम कम ही मिलते थे। जीप में उनके साथ मेरी बराह रास्त कोई बात नहीं हुई। बस उन्होंने एक बार अगली नशिस्तों से आवाज देकर पूछा, क्या हाल है तुम्हारा? अब कुछ बेहतर हूँ बेगम जी। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। एक जगह जीप रोक दी गई और सब नीचे उतर आए।